यहाँ पे जो है किसी किसी में वो क्या करता है कि रेड डिस्प्ले करते रहता है, थोड़ा भी कंजेशन अगर होता है ना तो बर्दाश्त नहीं करता है। एक मिनट, इसमें क्या करना है, फाइल तो इसके यहाँ पे है लेकिन हमको मेरा सारा फाइल रखा हुआ है सर्वर पे ना, करते हैं उसको। कभी कभी सर्वर ठीक चलता है, कभी कभी बहुत स्लो रहता है। ऐसे एक दूसरे कंपनी से हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं आज तब तक ऐसे भी किसी नोट पर तक। सर नेट पे ऐसे भी बाहर ज्यादा पड़ा हुआ होगा, रिजल्ट आया है मैट्रिक का। अच्छा हाँ, आज आ गया रिजल्ट क्या? ये सर आ गया है। ओ तब तो आज तो बहुत मतलब मारामारी रहेगा इंटरनेट का जो है। 45 मिनट पहले आया है। तब उसका तो साइट खुल ही नहीं रहा होगा ना उसका। यस सर। उसका साइट जो है, साइट ही नहीं खुल रहा होगा उसका। खैर उस सर हम लोग में कितना मार्क्स हाईएस्ट गया है? कितना हाईएस्ट गया है हमको याद शायद 54 या 56 ऐसे कुछ है जो कि हाईएस्ट गया। 54 हमको लगता है 54 शायद होगा। अब किसका है वो कहना मुश्किल है। प्रैक्टिकल छोड़ के मिनिमम, सर। हाँ प्रैक्टिकल छोड़, थ्योरी का हम बोल रहे हैं। मतलब आउट ऑफ 60, मतलब कितना आउट स्टूडेंट है? 40 है, 40 का 40 है। मतलब 50+। हैं? 50+, 40 का 40 गया है। ना उतना काउंट थोड़ा किए हैं, यस लेकिन सर। एक का जहाँ तक हमको याद है कि उसका 50+ तो है ही। कई सारा 50 क्या हो गया इसमें। लोकल सिस्टम पर लॉगिन करते हैं, यहाँ तो लॉगिन है ही। यही फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से उसको वहाँ अपलोड कर देते हैं उसको। यही ना इसका मेल है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट ऑपरेशन ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट डॉट सी। फोल्डर जो है कहाँ गया वो फोल्डर, ये वाला है। इस फाइल को वहाँ अपलोड कर देते हैं लोकल सिस्टम से, क्योंकि यहाँ लॉगिन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। पहले इसको फाइल को वहाँ प्लेस करना होगा, उसके लिए यहाँ जाना होगा, इसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स, फिर यहाँ होम डायरेक्टरी, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ये वाला फोल्डर CS202, फिर उसका जो फोल्डर है उस पहले इसी फोल्डर में प्लेस कर देते हैं। ऑपरेशन ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, हो गया अपलोड। यहाँ दिखा रहा है ना 100%, मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको स्क्रीन वाले में जाकर के फुल स्क्रीन कर लेना होगा। तब फिर यहाँ पे जो है एक टर्मिनल ओपन करके, हालांकि सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है, अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी जो है ना सही से काम नहीं करता है, इसलिए हम दूसरे खोजने में लगे हुए हैं कि थोड़ा इससे ही फास्ट काम करे। दिस इज से ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, कंपाइल तो हो गया एक ही बार में। ऐड एन एलिमेंट 2, फिर ऐड एन एलिमेंट 4, फिर ऐड एन एलिमेंट 1,
डिस्प्ले साइज ऑफ लिंक लिस्ट, 3 एलिमेंट है आ गया इसमें। डिस्प्ले एलिमेंट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है 241 और डिस्प्ले एलिमेंट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन 142। सही है, सही काम कर रहे हैं। ये बेसिक प्रोग्राम एक बन के रेडी हो गया आपको। किसी का फोटो खुला हुआ है, ये लास्ट क्लास हम लिए होंगे उसका फाइल हुआ है। ठीक है, एक मिनट। इसको भी जो है ना, जब सबका अलाइनमेंट एक टैब छोड़ के किया हुआ है तो इस दोनों का अलाइनमेंट भी एक टैब करके कर लेते हैं। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, डबल लिंक लिस्ट है, फिर डबल लिंक लिस्ट टाइप का प्रीवियस डेटा नेक्स्ट डबल लिंक लिस्ट नोड फर्स्ट लास्ट टेम एड नोड काउंट डिस्प्ले फर्स्ट टू लास्ट डिस्प्ले लास्ट टू फर्स्ट। फिर ये मेन फंक्शन हो गया। एलिमेंट चॉइस फर्स्ट इक्वल टू लास्ट इक्वल टू नल, एड नोड कॉल किए यहाँ पे। इफ काउंट इक्वल टू 0 तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज लिंक लिस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन इज काउंट इक्वल टू 0 you entered a wrong choice। ठीक है। अब ये बस ये एल्स जो है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये लास्ट इक्वल टू नोड जो है ये भी एक टाइप इधर आएगा। नोड के प्रीवियस में लास्ट, नोड के डेटा में एलिमेंट, नोड के नेक्स्ट में नल, एक फर्स्ट इक्वल टू नल। हालांकि ये कॉमन प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि जब भी हम लोग मैलोक करते हैं ना, तो मैलोक करने के बाद जिस पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करते हैं ना, उसका वैल्यू एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें नल तो नहीं आ गया। सेफ्टी के लिए यहाँ पे कभी नहीं आएगा क्योंकि नोड का साइज हमारा छोटा है, लेकिन ये प्रैक्टिस में होना चाहिए कि नोड डबल इक्वल टू नल। अगर नोड का वैल्यू अगर नल आ गया है तो उस केस में फिर क्या करना है कि प्रोग्राम को या फंक्शन से वहीं बाहर निकल जाना है। तो यहाँ एक प्रिंटफ देते हुए कि प्रिंटफ अनएबल टू लोकेट मेमोरी और ए नोड, कुछ एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ एग्जिट यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करना है, यहाँ फंक्शन से बाहर निकलना है। तो फंक्शन से बाहर निकलने के लिए सिंपल रिटर्न इसलिए यहाँ वॉइड लिखा हुआ है, तो कुछ भी यहाँ से रिटर्न बैक नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ से कंट्रोल यहाँ से वापस चला जाएगा। लेकिन ये पहले मैसेज डिस्प्ले करेगा कि अनएबल टू एलिमेंट मेमोरी, ये एक सेफ साइड है। बाकी फिर ये टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प प्लस प्लस, फर्स्ट इक्वल टू लास्ट, लास्ट इक्वल टू फर्स्ट, सब सही है। अब ये प्रोग्राम सही हो गया। इसका मेन फंक्शन ऊपर ही था ना, मेन यहाँ पे एंड कर दिया। इस प्रोग्राम को जो है ना मेन फोल्डर में डाल देते हैं ताकि फर्दर जो चेंज करना होगा वो इसी में चेंज कर लेना है। आज जो पीडीएफ क्रिएट करेंगे उस पीडीएफ में इसको प्लेस भी कर देंगे। इसको आगे आ गए, अब आ गया मेन फोल्डर में आ गया CS202 के अंदर। तो ये वाला जो फाइल हम लिख रहे थे अभी, structure.txt वाला फाइल,
इसमें अब है क्या कि डबल लिंक लिस्ट हमको लगता है कि जब इतना काम इसमें हो गया तो बाकी काम इसमें क्या बचता है, एलिमेंट को इंसर्ट करना और एलिमेंट को डिलीट करना। तो वहाँ भी जो है थोड़ा सा केयर लेना है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे मान लो अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उस वो एक हमारा स्पेशल केस होगा, क्योंकि उस केस में फर्स्ट नंबर जो पॉइंटर है उसका एड्रेस चेंज होगा। और फिर अगर लास्ट पोजीशन पे अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा केयर लेना होगा, इसलिए कि उस केस में लास्ट जो एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस हमारा चेंज होगा। तो बाकी जो काम इसमें बचता है ना, उस काम को खुद से कर लेना होगा। पॉइंट नंबर 16 था ये, आ जाएगा मई 26। और ये पॉइंट नंबर था इसके पहले 16, तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 17। अदर ऑपरेशंस इन केस ऑफ डबल लिंक लिस्ट। तभी हम लोग इसमें क्या किए हैं कि एलिमेंट को ऐड किए हैं, उसके अलावा उसका साइज काउंट कर लिए कि उसका साइज कितना है, फिर एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी कर दिए। तो अदर ऑपरेशंस में क्या आएगा, एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, एलिमेंट को डिलीट करना है, एलिमेंट को सर्च करना है, एलिमेंट को सॉर्ट करना है, ये सारा ऑपरेशन। पहले देते हैं कि अदर ऑपरेशंस ऑफ डबल लिंक लिस्ट are very similar to that of single linked list. While adding मत करो इसको, while inserting and deleting elements from the linked list, from the double linked list. We need to take care of the position at which the operation of insertion and deletion of element has to be done. If the position is 0, then it is a special case, as the value of first pointer will change. Similarly, if the position is the last element of the linked list, then it is also a special case in which we need to update the last pointer
ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। ये दो जो है ना स्पेशल केस है। बाकी जैसे सर्चिंग है या सॉर्टिंग है, तो सब का सब जो कोड है ना वो एग्जैक्टली जैसे सिंगल लिंक लिस्ट का है वैसे ही रह जाएगा, चाहे वो सर्चिंग का केस हो या फिर वो सॉर्टिंग का केस हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ ऑपरेशंस लाइक searching of an element or sorting elements of double linked list, functions will be similar to that of single linked list function. सिंगल लिंक लिस्ट फंक्शन ज़्यादा केयर लेने का चक्कर उसमें नहीं है। बस केवल जहाँ पे इंसर्ट करते हैं या फिर जहाँ पे हम लोग ये करते हैं डिलीट करते हैं, उस समय थोड़ा सा केयर लेना है कि किस पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है या फिर किस पोजीशन पे डिलीट हो रहा है। क्योंकि दो पॉइंटर हमारे पास ऐसा है जो क्रिटिकल है, एक पॉइंटर है जिसका नाम है फर्स्ट जो क्रिटिकल है, और दूसरा पॉइंटर हमारे पास है लास्ट जो क्रिटिकल है। लास्ट इसलिए क्रिटिकल है कि अगर लास्ट वाले को अपडेट हम नहीं करेंगे, अगर लास्ट वाले पॉइंटर को, तो ये वाला जो फंक्शन है ना कि डिस्प्ले एलिमेंट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये फंक्शन फिर मेरा काम करना बंद कर देगा। तो जिस समय हम इंसर्ट करते हैं उस समय पोजीशन का जो वैल्यू आता है, वो पोजीशन का वैल्यू अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 के बराबर अगर है, इसका मतलब है कि हम एलिमेंट को इंसर्ट करने जा रहे हैं लास्ट पोजीशन पे। या फिर एलिमेंट को जब डिलीट करना है तो उस समय भी पोजीशन का वैल्यू अगर काउंट -1 अगर है, तो इसका मतलब है कि हम लास्ट वाले को डिलीट करने जा रहे हैं। तो यही दो पोजीशन जो है ना हमारे पास स्पेशल केस है। तो इफ एल्स में जो है ना ऐसा कुछ लिखना होगा कि इफ पोजीशन इज इक्वल टू 0, अगर 0 है तो इस केस में कुछ और काम करना है, ये एक अलग केस हो गया। एल्स इफ पोजीशन इज इक्वल टू काउंट -1, मीन्स अगर ये लास्ट है तो फिर ये और काम करना है, और नहीं तो फिर लास्ट में अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि हम लोग बीच में उसको इंसर्ट डिलीट करने आ रहे हैं। तो ये पहला वाला जो ब्लॉक हो गया, ये हो गया तो ऑपरेशन एट द फर्स्ट पोजीशन के लिए ये ब्लॉक बन गया। अब चाहे वो इंसर्ट का केस हो चाहे वो डिलीट का केस हो, वो हमें केयर लेना है कि क्या करना चाहिए। ये हो जाएगा कि ऑपरेशन एट द लास्ट पोजीशन, और ये वाला जो ब्लॉक हो जाएगा ये हो जाएगा ऑपरेशन इन द मिडिल पोजीशन। तीन केस हमारे पास है, तीनों केस को केयरफुली सोचना है और तब फिर देखना है कि कौन सा पॉइंटर कैसे अपडेट चेंज हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली इस तरह का इफ एल्स जो है ये राइट होना चाहिए कहाँ पे, या तो इंसर्ट नोड वाले फंक्शन में या फिर डिलीट नोड वाले फंक्शन में। दोनों फंक्शन में जो है ना ये वाला इफ एल्स चला जाएगा, और वहाँ इसके पहले ये वैलिडेट कर लेंगे कि पोजीशन मेरा वैलिड है कि नहीं। मतलब पोजीशन का वैल्यू अगर 0 से कम है तो भी इनवैलिड है, और पोजीशन का वैल्यू अगर काउंट -1 से ज़्यादा है तो भी इनवैलिड है। वो दो केस इनवैलिड का हो गया, और उस दोनों को अगर क्रॉस कर गया तब फिर इसमें आएंगे। इसको हम लोग यहाँ ऐसे भी राइट कर सकते हैं, देखो एक ही इफ से सब काम हो जाएगा। पहले चेक कर लेंगे कि इफ पोजीशन इज लेस देन 0, पोजीशन का वैल्यू अगर लेस देन 0 अगर हो गया तो इस केस में एक मैसेज पहले प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट एफ पोजीशन, सिंपल लिख देंगे कि इनवैलिड पोजीशन, या फिर पोजीशन
कैन नॉट बी नेगेटिव, पोजीशन कैन नॉट बी नेगेटिव। ये फर्स्ट एरर मैसेज है वैलिडेशन के लिए। ये कंडीशन अगर क्रॉस करेंगे तो अब ये चेक करना है कि कहीं काउंट माइनस वन ज़्यादा तो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि इफ एल्स इफ पोजीशन ग्रेटर देन काउंट माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा कि printf पोजीशन कैन नॉट बी मोर देन %d। ये %d जो है ना, यहाँ डिस्प्ले कर देंगे हम लोग काउंट माइनस वन, काउंट माइनस वन। अब इसके बाद फिर ये वाला जो इफ है, अब ये इफ कन्वर्ट हो जाएगा एल्स इफ में। तो हम लोग का जो फंक्शन बनेगा एलिमेंट को इंसर्ट करने का या एलिमेंट को डिलीट करने का, उस फंक्शन में जो है ना यही इफ, इसी इफ एल्स को यूज करना है। सबसे पहले चेक करना है कि पोजीशन अगर 0 से कहीं कम तो नहीं है, अगर 0 से कम अगर है तो ये मैसेज प्रिंट कर देना है। फिर चेक करना है कि वो जितना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना -1 से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, अगर है तो फिर ये वाला मैसेज प्रिंट करना है। तब ये चेक करना है कि कहीं 0 तो नहीं है, 0 अगर है तो ये एक स्पेशल केस हो गया, क्योंकि इस केस में क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डू नॉट फॉरगेट टू अपडेट द फर्स्ट पॉइंटर। इस केस में जो है फर्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना है, इसलिए ये स्पेशल केस है। और यहाँ पे अगर कंट्रोल इस वाले पार्ट में आता है तो यहाँ ये है कि डू नॉट फॉरगेट टू अपडेट द लास्ट पॉइंटर। और इस वाले पार्ट में अगर आता है तो यहाँ पे क्या है कि इस केस में फर्स्ट पॉइंटर या लास्ट पॉइंटर को अपडेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बीच का जो हमारा जो पॉइंटर होगा ना, जो नोड होगा जिस पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं, उसके जस्ट पहले वाला जो नोड होगा वो थोड़ा चेंज होगा, और उसके जस्ट बाद वाला जो नोड होगा वो थोड़ा चेंज होगा। इसी दो नोड में चेंज करना है। मीन्स अभी अगर हम ith पोजीशन पर अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो i-1 और i+1 इस दोनों नोड का केयर लेना है कि i+1 के नेक्स्ट में चेंज होना चाहिए, i-1 के नेक्स्ट में चेंज होना चाहिए, और i+1 के प्रीवियस में चेंज होना चाहिए। उस चीज़ का केयर जो है ना यहाँ पे लेना है लास्ट वाले पार्ट में। इसी इफ एल्स को यूज़ करना है इंसर्ट वाले में और उसमें डिलीट वाले में। वी नीड टू use this if else statement in the functions insert node and delete node। delete node ये जो दोनों फंक्शन बनेगा ना उसमें क्या करना है, इसको यूज कर लेना है। बाकी क्या उसका लॉजिक होगा, वो लॉजिक हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है सिंगल लिंक लिस्ट के लिए। इसमें डबल लिंक लिस्ट का एक हम फाइल बनाए हुए थे, ठीक है, ये वाला फाइल। ये PDF में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अलग बात है,
लेकिन इसको हम लोग चाहे तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये जो लिंक लिस्ट है ना, इसमें 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट अभी इसमें हम और इंसर्ट कर लेते हैं, तब उस ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना आसान काम होगा। जैसे मान लो कि एक नया नोड जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये हमारा एक नया नोड बन रहा है, और इसका जो डेटा है उसका वैल्यू है 4। तो फर्स्ट एलिमेंट है 34, सेकंड एलिमेंट है 12 और थर्ड एलिमेंट है 4। बाय द वे इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस है मान लो 4001। तो नेचुरल है कि ये 4001 जो है ना वो यहाँ पे आना चाहिए, अपने से जस्ट पहले वाले के नेक्स्ट में जाना चाहिए। 4001 वो यहाँ आएगा, और इसका जो प्रीवियस होगा ये कंटेन करेगा अपने से पहले वाले का एड्रेस, दैट इज 3001। क्योंकि इसके बाद कोई नोड नहीं है तो नेचुरल है कि इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल कंटेन करेगा। तो यहाँ भी 3 कंपोनेंट हमारे पास है। एक कंपोनेंट है प्रीवियस नाम का, दूसरा कंपोनेंट है डेटा नाम का, तीसरा कंपोनेंट है नेक्स्ट नाम का। अब ये 3 एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी है डबल लिंक लिस्ट के अंदर। अच्छा, फर्स्ट नाम का जो पॉइंटर है वो इस एड्रेस को कंटेन कर रहा है। इसके अलावा एक पॉइंटर यहाँ पे है जिसका नाम है लास्ट। तो अभी इस मोमेंट में लास्ट नाम का जो पॉइंटर है ना ये कंटेन कर रहा है ये वाला एड्रेस 4001। ये 2 स्पेशल पॉइंटर हो गया। ये अलग बात है कि इसका भी अपना एड्रेस होगा। इस फर्स्ट नाम का जो पॉइंटर है इसका भी अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ये लास्ट नाम का पॉइंटर है इसका अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो इसके एड्रेस से हमारा कोई कंसर्न नहीं है और इसके भी एड्रेस से कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न केवल इससे है कि जो नोड हमारा डेटा कंटेन करता है उसका एड्रेस क्या है। अब जैसे ये जो लिंक लिस्ट है ना, इसमें मान लो किसी एलिमेंट को अगर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं तो अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है। तो वैलिड पोजीशन है वो या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 ही पॉसिबिलिटी है। अब कोई मान लो नया एलिमेंट इंसर्ट करना है जिसका वैल्यू 6 है और उस 6 को इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पे, मीन्स 0 पोजीशन पे। तो क्या क्या चेंज करना होगा? चेंज ये करना होगा ना कि नया वाला जो नोड आएगा हमारे पास वो नोड तो कहीं ना कहीं मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इंसर्शन होने के बाद ये वाला नोड जो है अब ये सेकेंड नोड हो जाएगा। अभी तक ये फर्स्ट नोड था, तो नया जो नोड आएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नोड। अभी तक का जो फर्स्ट नोड था वो हो जाएगा सेकेंड नोड। क्या करेंगे हम लोग कि फर्स्ट के वैल्यू को अपडेट करने से पहले, मतलब इस वैल्यू को अपडेट करने से पहले ये करेंगे कि नए वाले नोड में जो नेक्स्ट वाला कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में इस एड्रेस को प्लेस कर लेंगे ताकि नया वाला नोड का जो नेक्स्ट नोड है ना वो इसको पॉइंट करने लगे, ठीक है। तो एक चेंज ये हो गया कि नया नोड एलोकेट करके और उसके प्रीवियस में नल डाल दिए और उसके नेक्स्ट में अभी जो फर्स्ट है उसका एड्रेस प्लेस कर लिया, प्लस डेटा वाले पार्ट में जो एलिमेंट आया उस एलिमेंट को प्लेस कर लिया। तब उसके बाद फिर क्या करना होगा कि फर्स्ट नाम का पॉइंटर को अपडेट कर लेना होगा। दैट्स ऑल। इतना ही से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो नोड है ना इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका एड्रेस कंटेन कर रहा है। लाइकवाइज मान लो कोई नया नोड हमारे पास आता है जो कि जिसको हम इंसर्ट करना चाहें लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो लास्ट पोजीशन पे जब इंसर्ट करेंगे तो नेचुरल है कि अभी तक का जो लास्ट है वो अब वो सबसे आगे चला जाएगा और नया वाला एलिमेंट हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो उस केस में हमको इस नोड का जो एड्रेस है उसको अपडेट करना होगा। अब बीच वाले पोजीशन पे अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं दैट पोजीशन से पहले उस पोजीशन के बाद का जो नोड है उसका केयर लेना है। तो इसका जो फंक्शन है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है सिंगल लिंक लिस्ट में। बस सिंगल लिंक लिस्ट में एक ही चीज़ है कि वहाँ पे केवल जो फर्स्ट नाम का जो मतलब नेक्स्ट नाम का जो कंपोनेंट है उसका हम लोग केयर लेते हैं, और इस केस में क्या करना है कि नेक्स्ट का भी केयर लेना है और प्रीवियस का भी केयर लेना है। बाकी सारा का सारा लॉजिक जो है वो लॉजिक हमारा सेम ही रह जाएगा। लिंक लिस्ट का एक केस हो गया सिंगल लिंक लिस्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर हम लिंक लिस्ट बोलते हैं इसका मतलब है कि हम सिंगल लिंक लिस्ट के टर्म में काम कर रहे हैं। अगर डबल वर्ड लगा दिए तो उसका मीनिंग ये बनता है कि जो हमारा नोड है हर नोड में 2 पॉइंटर है, एक है प्रीवियस और एक है नेक्स्ट, तब वो अपना वो काम करता है। एक तीसरा भी है लिंक लिस्ट का टाइप, उसको बोलते हैं वो सर्कुलर लिंक लिस्ट। वो है बिल्कुल सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही,
बस उसमें एक ही चेंज है, वो चेंज ये है कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट वाला कंपोनेंट होता है ना, वो कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है, न कि नल का एड्रेस कंटेन करता है। नल उसमें नहीं रहता है कहीं भी, इसीलिए उसका नाम सर्कुलर है। क्योंकि जब लास्ट में पहुंचेंगे तो फिर डायरेक्ट हम लास्ट से एक बार में फर्स्ट पे आ सकते हैं, ये फैसिलिटी हमारे पास वहाँ पर रहता है। तो वो चूँकि साइकिल की तरह काम करता है, इसलिए उसका नाम दिया जाता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। उसके बारे में हमें थोड़ा सा एनालिसिस देता है स्ट्रक्चर वाले फाइल में। ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसको बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, डबल और सिंगल, लेकिन जनरली हम लोग उसको सिंगल लेके चलते हैं। कहते हैं कि दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट in which the last node points to the first node. In case of single linked list, the next pointer of last node contains null value. But in case of circular linked list, the next part of last node contains the address of the first node. So the traversal of the elements can be done in circular way. And that is why it is known as circular linked list. And this concept can also be implemented in case of double linked list. In that case, the next part of last node will contain the address of first node and the previous
part of the first element, the first node will contain the address of last node. तो वहाँ भी क्या होगा कि दोनों तरीके से वो सर्कुलर हो गया, मतलब फर्स्ट टू लास्ट, फिर वापस फर्स्ट टू लास्ट ऐसे कर सकते हैं, या फिर लास्ट टू फर्स्ट एंड अगेन लास्ट टू फर्स्ट, अगेन लास्ट टू फर्स्ट, इस तरह का पॉसिबिलिटी है। डायग्राम वाइज जो है कुछ नहीं है, ये वाला फाइल जो बना हुआ है डबल इंग्लिश का, इसी में एक सीट बनाए जाते हैं सर्कुलर के लिए। जैसे मान लो कि पहली बार सिंगल लिंक लिस्ट का केस लेते हैं, तो सिंगल लिंक लिस्ट में जो नोड बनेगा उस नोड में दो ही कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा डेटा के लिए, दूसरा कंपोनेंट होगा नेक्स्ट के लिए। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास नोड आया, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंटर है जिसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम है फर्स्ट। पहली बार जो कोई नोड अगर आएगा तो उसके लिए पहले मेमोरी लोकेट करेंगे, यहाँ पे मान लो नया नोड का मेमोरी लोकेशन यहाँ पे हो गया, इसका अपना कुछ ना कुछ एड्रेस आएगा, जैसे 1001 इसका एड्रेस है। दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है डेटा के लिए और दूसरा कंपोनेंट है नेक्स्ट के लिए। करना ये है, जो वैल्यू आया, जो एलिमेंट आया वो तो मान लो इसमें स्टोर हो गया, जैसे 8 आया बाय द वे। तो जनरली क्या होता है कि सिंगल लिंक लिस्ट में ये वाला पार्ट नल कंटेन करता है, ये डिनोट करने के लिए कि इसके आगे कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है। यहाँ पे ये होगा कि ये वाला पार्ट जो फर्स्ट का जो अपना एड्रेस है ना फर्स्ट एलिमेंट का, उसको कंटेन करेगा। तो मतलब ये 1001 जो है वो यहाँ भी प्लेस हो जाएगा और साथ में ये यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, दो जगह ये एड्रेस रहेगा। ये हो गया फर्स्ट टाइम का केस। इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास अभी एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ लूप चलाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग जनरली लूप चलाने के लिए क्या करते हैं कि क्या करते हैं, लिखते हैं कि टेम्प इक्वल टू नल, टेम्प इक्वल टू फर्स्ट, और फिर लूप लिखते हैं कि व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। इस केस में जो है ना डू व्हाइल लूप ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल है इसमें यूज़ करने में, क्योंकि यहाँ ये देखना है कि अगर पहली बार मान लो कि कोई भी एलिमेंट अगर नहीं है बाय द वे, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट खाली है, तो उस केस में नेचुरल है कि यहाँ नल प्लेस किया हुआ होगा। तो जब हम डिस्प्ले करने के लिए लूप लिखेंगे तो वहाँ तो लिखेंगे ना पहले कि टेम्प इक्वल टू फर्स्ट, तो टेम्प में भी आ जाएगा नल का वैल्यू। अब स्टार्टिंग में पहले एक ही फ्लैग चेक करना होगा कि टेम्प का वैल्यू अगर नल है, इसका मतलब है कि देयर इज़ नो एलिमेंट, तब तो एलिमेंट है ही नहीं, बात ही खत्म। या फिर फर्स्ट का वैल्यू अगर नल है, इसका मतलब है कि देयर इज़ नो एलिमेंट, उस केस में कोई काम नहीं करना है, ऐसे डिस्प्ले कर देना है कि देयर इज़ नो एलिमेंट। लेकिन फर्स्ट का वैल्यू अगर नल नहीं है, अगर फर्स्ट का वैल्यू अगर नल नहीं है, तो उस केस में क्या करना होगा ना, उस केस में एक डू व्हाइल लूप लगाना होगा। और डू व्हाइल लूप लगा करके तब पहले एलिमेंट को डिस्प्ले कर लेंगे और फिर उसके बाद फिर उसको अपने नेक्स्ट पे ले जाएंगे। जैसे फर्स्ट का वैल्यू अगर नल नहीं है तो लिखेंगे कि टेम्प इक्वल टू फर्स्ट, तो टेम्प में आ जाएगा 1001। अब जो डू व्हाइल लूप होगा उसमें पहले इसको डिस्प्ले कर लेंगे और उसके बाद लिखेंगे टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, अब वो इस पर चला जाएगा। तब डू व्हाइल का जो व्हाइल कंडीशन है ना, उस कंडीशन में ये चेक करना है कि अब जो टेम्प का वैल्यू है वो कहीं इसके बराबर तो नहीं है। जैसे ही वो इसके बराबर हो गया तो उसी केस में क्या करना है कि लूप को ब्रेक कर देना है। इसका मतलब है कि हम लास्ट नोड पे आ चुके हैं, ठीक है। और फिर जिस समय एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं ना, उस समय भी केयर लेना होगा कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट। जैसे ही फर्स्ट नोड, जैसे यहाँ देखो, जैसे ही फर्स्ट नोड आया तो डेटा हमारा जो है इस वाले पार्ट में आ गया, और ये वाला वैल्यू जो है ना अभी नल नहीं कंटेन कर रहा है। अब ये क्या कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है फर्स्ट का एड्रेस। तो इसको सबसे लास्ट में इसको अपडेट करना है नेक्स्ट वाले पार्ट में। फिर इसके बाद जैसे दूसरा कोई अगर एलिमेंट हमारे पास अगर आएगा नेक्स्ट एलिमेंट, तो पहले उसके लिए मेमोरी लोकेट करेंगे। मेमोरी लोकेट करने के बाद क्या करेंगे कि उसका जो कंपोनेंट हमारा है डेटा वाला, उसमें वैल्यू को प्लेस कर लेंगे। और फिर वैल्यू प्लेस करने के बाद अब चेक करेंगे, तब उसका फिर क्या करना है कि देखना है कि फर्स्ट का वैल्यू जो है क्या है। अगर फर्स्ट का वैल्यू अगर नल अगर है, तब तो इस वैल्यू को फर्स्ट में प्लेस करके और फिर फर्स्ट पे यहाँ प्लेस कर लेना है। अब फर्स्ट का वैल्यू अगर नल नहीं है तब कुछ नहीं करना है तब ये करना है कि अपने के लास्ट वाले में इसके एड्रेस को अपडेट कर देना है और फिर इसका जो नेक्स्ट है उसमें फर्स्ट को अपडेट कर देना है।
थोड़ा सा इसका जो है ना सिस्टम डिफरेंट होगा। स्टेटमेंट हम यहाँ लिख के दिखाते हैं कि कैसे इस स्टेटमेंट को क्रिएट करना है, कि पहली बार जब आएगा तो क्या होगा, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब होगा तो क्या होगा। इसी फाइल में लिखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है ना, फॉर द फर्स्ट स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जो ये है ये हमारा नल है स्टार्टिंग में, और शुरू में हमारे पास केवल ये बॉक्स बना हुआ है, मतलब फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। कहीं राइट करते हैं फॉर फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट है, उसके लिए क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पहला काम तो ये करना है कि मैलॉक करना है। इधर लिखते हैं नोड इक्वल टू मैलॉक, नोड इक्वल टू मैलॉक, ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। सेकंड काम ये करना है कि नोड का जो डेटा है उसमें जो भी वैल्यू आया हमारे पास उस वैल्यू को प्लेस कर लेना है, मीन्स एलिमेंट को प्लेस कर लेना है नोड के डेटा में। ये सेकंड ऑपरेशन हो गया। साइज बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन ये हो गया कि मैलॉक करना है। दूसरा ऑपरेशन ये हो गया कि नोड का जो डेटा है उसमें एलिमेंट खिलाया गया, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आया, जैसे हम रिज्यूम के थे कि 8 आना है, 8 यहाँ पे आ गया। अब ये देखना है कि इस मोमेंट में काम क्या करना है, तो कि ये वाला जो वैल्यू हमारा है ना, ये वैल्यू जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यही मेरा फर्स्ट नोड है। तो यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट इक्वल टू नोड, फर्स्ट इक्वल टू नोड। और तब इसके बाद ये काम क्या करेगा कि यहाँ जो नल रखा हुआ है ना, अब इस नल को अपडेट कर देगा 1001 से। फिर इसके बाद क्या करना होगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट में ये वाला वैल्यू आना चाहिए। तो नोड एरो नेक्स्ट है, इसमें आना चाहिए फर्स्ट का वैल्यू। इतना ऑपरेशन जो है ना करना होगा, तब जाकर के ये क्या होगा कि ये वाला वैल्यू यहाँ भी आ जाएगा 1000। अब सोचते हैं सेकेंड एलिमेंट जब आएगा तो क्या होगा। फॉर सेकेंड एलिमेंट उस समय क्या काम करना है, तो अब फर्स्ट के लिए तो ये कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले केस में क्या करेंगे कि सबसे पहले फिर से मैलॉक करेंगे कि नोड इक्वल टू मैलॉक। ये पहला ऑपरेशन होगा ही होगा। दूसरा ऑपरेशन भी सेम ही रहेगा कि नोड एरो डेटा इक्वल टू एलिमेंट, ये भी सही है। हाँ, अब इसके बाद चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे वैल्यू आ गया, एक नोड बन गया, और इसका अपना कुछ एड्रेस आ गया 2002। क्या करना है कि ये जो एड्रेस है ये अपने से लास्ट वाले में जाना चाहिए। ये एड्रेस कहाँ जाना चाहिए, अपने से लास्ट वाले में। तो इसको यहाँ ओवरराइट कर देंगे, मीन्स अपने से जस्ट पहले का जो नोड है, ठीक है, अपने से जस्ट पहले का जो नोड है उस नोड में उसके नेक्स्ट में क्या करना है कि इस एड्रेस को प्लेस कर लेना है। जस्ट वाला नोड का क्या होगा, उसको मेंटेन करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं कि लास्ट नाम का पॉइंटर मेंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे मेंटेन करके, जिसका नाम होगा लास्ट। टोटल है कि यहाँ लिखना होगा सबसे अंत में कि लास्ट इक्वल टू नोड। यही नोड हमारा जो है लास्ट नोड हो गया है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सिंगल इंट्री में लिखा हुआ था। तो यहाँ भी आ जाएगा 1001। अब क्या करना है, अभी तक के जो मेरा लास्ट एलिमेंट है उसका जो नेक्स्ट है उसमें करंट एलिमेंट का एड्रेस जाएगा। यहाँ मान लो वैल्यू आ रहा है 2, मीन सेकंड जो एलिमेंट है वो 2 है। इस स्टेटमेंट के कारण 2 यहाँ आ गया। अब यहाँ लिखेंगे कि लास्ट एरो नेक्स्ट इक्वल टू नोड
करंट नोड का जो एड्रेस है ना वो लास्ट के नेक्स्ट में यहाँ चला जाएगा, मतलब ये 100 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 202 से रिप्लेस हो गया। दूसरा काम ये बचा है कि करंट नोड के नेक्स्ट में मीन्स यहाँ पे फिर फर्स्ट का एड्रेस प्लेस कर देना है। तो यहाँ लिखना है कि नोड एरो नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट। फिर इस नोड को तो यहाँ पे क्या होगा कि 10001 जो है ना यहाँ आ जाएगा। और फिर इस नोड को डिक्लेयर कर देना है कि दिस इज माई लास्ट नोड, लास्ट इक्वल टू नोड। स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा सिंगल लिंक लिस्ट में था, थोड़ा सा इसमें अंतर है। यहाँ भी क्या है कि 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है, दोनों सेम ही है, अंतर बस केवल वही यहाँ पे आ रहा है फोर्थ वाले केस में। यहाँ पे नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट इक्वल टू नोड है लिखा हुआ थर्ड वाले में, और यहाँ लिखा हुआ है कि पहला जो नोड इक्वल टू मैलोक सेम है, दूसरा डेटा वाला सेम है, तीसरा में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट इक्वल टू नोड, तीसरा में लिखा हुआ है कि लास्ट एरो इक्वल टू नेक्स्ट। उसके अलावा हाँ ये थर्ड केवल चेंज हो रहा है। फिर फोर्थ जो है नोड एरो नोड नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट ये सेम हमारा है, और फिफ्थ जो है लास्ट इक्वल टू नोड ये भी सेम ही है। इसको कॉपी कर लेते हैं। इतना ही स्टेटमेंट जो है लिखाएगा सर्कुलर लिंक लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए। फंक्शन to add an element in a circular linked list. Circular linked list. रिटर्न टाइप हो गया void, का नाम हो जाएगा ऐड नोड, जिसके फॉर्म लोग डिफाइन किए वैसे हैं। इसमें एक एलिमेंट आएगा इंटीजर एलिमेंट। इसमें उन सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसको अभी अरेंज कर लेंगे, ये मानते हुए कि हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ऊपर में पहले डिफाइन कर लेना आपने टाइप डेफ स्ट्रक्ट टाइप डेफ स्ट्रक्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट। एंड देन यहाँ पे दो ही कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा इंटीजर टाइप का जो कि डेटा होगा हमारा, और दूसरा जो है स्ट्रक्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट टाइप का एक पॉइंटर है जिसका नाम है नेक्स्ट। फिर इसको रीनेम कर लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट नाम से। फिर इसके अलावा जो ग्लोबल पॉइंटर डिफाइन करते थे वो पॉइंटर भी डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर, जैसे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट पॉइंटर नोड पॉइंटर फर्स्ट कॉमा पॉइंटर लास्ट। बाकी सब ऑपरेशन वही है। अब ये जो फंक्शन लिख रहे हैं ना, इस फंक्शन में थोड़ा सा केयर लेना है स्टेटमेंट का कि क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, हल्का सा चेंज इसमें होगा। पहला स्टेटमेंट ये होगा कि नोड इक्वल टू, यहाँ पे टाइप कास्ट करना होगा। टाइप कास्ट करने के लिए लिखना है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट पॉइंटर देन मैलोक एंड देन साइज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि नोड एरो डेटा, ये भी सही है, बस इस एरो का सिंबल जो है ठीक करना होगा। नोड एरो डेटा इक्वल टू एलिमेंट, जो एलिमेंट यूजर्स में इनपुट लिया हुआ है दैट एलिमेंट।
ये वाला स्टेटमेंट जो है ना केवल ये चेंज होगा। ये इसमें क्या है कि एक कंडीशन लगा देना है, इफ फर्स्ट इज डबल इक्वल टू नल, then in that case first equal to node, else last arrow next equal to node। इसके बाद ये कि नोड एरो नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, ये जो कहते हैं रह जाएगा। यहीं पे थोड़ा सा अंतर होता है सिंगल वाले से। सिंगल वाले में क्या होता है ना कि नोड एरो नेक्स्ट में हमेशा नल डालते हैं ये वाला इस जगह पे, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट प्लेस कर रहे हैं, और फिर जो करंट नोड है उसको लास्ट नोड डिक्लेयर कर देंगे। तो ये फंक्शन हो गया एलिमेंट को ऐड करने के लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट में। अब अगर मान लो कि डिस्प्ले करना है, शो करना है सारे एलिमेंट्स को, तो उसके लिए जो फंक्शन लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, डिवाइड शो शो सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो फंक्शन है उस फंक्शन में लॉजिक, यहाँ का जो लॉजिक है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें व्हाइल लूप से काम नहीं चल पाएगा। यहाँ पे जो है दो व्हाइल लूप लगाना होगा। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि टेम्प इक्वल टू फर्स्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल वही है जो कि इसमें लिखा हुआ था। अब एक स्पेशल केस यहाँ पे है। स्पेशल केस ये है कि ये चेक करना है कि टेम्प का वैल्यू कहीं नल तो नहीं है। मीन्स टेम्प का वैल्यू अगर नल नहीं है तभी आगे लूप में काम करना है। तो इसको ऐसे लिखना है कि इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का वैल्यू अगर नल नहीं है, इन दैट केस, उस केस में जो है ना डू व्हाइल लूप लगा दो, फिर डू देन करली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे प्रिंटफ। फिर जो एलिमेंट डिस्प्ले करना है दैट एलिमेंट तो %d/n कॉमा टेम्प एरो डेटा एंड देन टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। तो पहली बार मान लो जिसमें लिंक लिस्ट हमारा एम्प्टी है उस समय तो क्या होगा कि टेम्प में नल आ जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नल इज नॉट इक्वल टू नल हो जाएगा, तो इस डू वैल्यू में काम नहीं करेगा। लेकिन बाय द वे अगर सोचो कि मेरे पास अगर एक एलिमेंट अगर है सिंगल एलिमेंट, तो उस केस में है कि नोड में आएगा फर्स्ट का एड्रेस और वो नल नहीं होगा। जब वो नल नहीं होगा तो फिर कंट्रोल इसके अंदर आएगा और यहाँ सबसे पहले वो क्या करेगा कि करंट एलिमेंट का जो डेटा है उसको प्रिंट कर लेगा। अब प्रिंट करने के बाद लिखा हुआ है टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। अब इस टेम्प में फिर से फर्स्ट का एड्रेस आ गया, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट हमारे पास है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देना है कि व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट। जब तक वो फर्स्ट के बराबर नहीं है तभी तक इस लूप को काम करना है। जैसे जिस मोमेंट में फर्स्ट बराबर होगा उस मोमेंट में लूप से बाहर निकल जाएगा। तो अगर एक ही एलिमेंट अगर होगा ना तो उस एलिमेंट का एड्रेस टेम्प में चला गया, अब वो नल नहीं मिला। जब नल नहीं मिला तब उसने क्या किया कि प्रिंट कर लिया। अब प्रिंट करने के बाद फिर वो नेक्स्ट पे गया। जब नेक्स्ट पे गया तो उसमें फिर से फर्स्ट का एड्रेस आ गया, क्योंकि सर्कुलर का केस है। अब यहाँ जब कंडीशन पे आएगा तो टेम्प में वही वैल्यू जो फर्स्ट में है, तो बेसिकली ये क्या हो गया कि फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट, कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये लूपिंग हो जाएगा किसके लिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए। इस तरीके से जो है ना इसी लॉजिक का यूज़ करके बाकी जो भी ऑपरेशन है उस सारे ऑपरेशन को हम चाहें तो सर्कुलर लिंक लिस्ट पे प्रिंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो एलिमेंट को काउंट करना है तो वहाँ भी इस तरह का सिस्टम हम लोग लगा सकते हैं। वहाँ भी बस क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि टेम्प का वैल्यू फर्स्ट का वैल्यू पहले प्लेस कर लेंगे टेम्प में, तब फिर देखेंगे कि उसका वैल्यू नल है कि नहीं है। अगर वैल्यू नल है इसका मतलब कि देयर इज़ नो एलिमेंट, तो 0 रिटर्न कर देना है वहाँ से। और वैल्यू अगर है तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वेरिएबल का वैल्यू एक से आगे बढ़ता जाएगा, फिर बाद में उस वैल्यू को वहाँ से वो रिटर्न कर लेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम दो फंक्शन यहाँ लिख दिए हैं। एक फंक्शन लिख दिया है ऐड नोड
और दूसरा है शो करके, शो नोट्स करके, या फिर शो सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस दोनों का यूज़ करके जो है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेना है जिसमें एलिमेंट को ऐड करना, एलिमेंट को डिस्प्ले करना, एलिमेंट को काउंट करना, ठीक है। इस तरह का जो ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन, एलिमेंट को सर्च करना, इवन सॉर्ट करना, सब कुछ हो सकता है। उन सारे ऑपरेशंस को जो यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेना है सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए। उसी चीज़ को हम जो है ना यहाँ पे एज ए टास्क यहाँ मेंशन कर देते हैं। उससे क्या होगा कि एक प्रोग्राम सर्कुलर लिंक लिस्ट का ही बन जाएगा। एक टास्क तो ये हो जाएगा कि डबल लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम बना हुआ है ना, उसमें कम से कम एक फंक्शन इंसर्ट का और एक फंक्शन डिलीट का ऐड कर लेना है। और दूसरा टास्क ये हो जाएगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके देख लेना है। एक टास्क जो है ये है कि टास्क 26 है, 26 add 2 more menu in the program of double linked list. One to insert an element at a given position, and other to delete an element from the given position. प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। ये वाला प्रोग्राम जो है ऑपरेशन ऑन डबल लिंक लिस्ट, इसी प्रोग्राम में चेंज कर लेना है। दूसरा जो है सेकेंड नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू implement circular linked list, circular linked list with options to add an element, comma, so all elements count the size of the linked list and search for an element। मतलब जो मेनू बनेगा उस मेनू में 4 ऑप्शन होना चाहिए। एक ऑप्शन होना चाहिए एलिमेंट को ऐड करने का, उसमें तो ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल कर लेना है ऐड नोड वाले को। दूसरा ऑप्शन बनाना है शो ऑल एलिमेंट्स, इसका फंक्शन हम यहाँ बना ही दिए हैं। तीसरा बनाना है एक साइज वाला, साइज वाला भी बिल्कुल यही रहेगा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन कर लेना है काउंट करने के लिए, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार काउंट प्लस प्लस होगा। इस प्रिंटफ के बदले काउंट प्लस प्लस होता रहेगा। फिर बाद में यहाँ क्या करना है कि आफ्टर दिस इफ स्टेटमेंट उसको उस वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर देना है। और तीसरा एक ऑप्शन देना है सर्चिंग करने का, कि एक एलिमेंट को इनपुट लेकर के और उसको देखना है कि वो एलिमेंट हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर है कि नहीं। अगर लिंक लिस्ट में है तो उसका पोजीशन वो रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर देगा, जैसा इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। ये 2 टास्क हो गया उसको रेडी करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, यहाँ तक का जो काम हमारा खत्म हो गया है। अब इसके बाद इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए क्या करना है कि स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, ट्री को इम्प्लीमेंट करना है, फिर ग्राफ को इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें कि स्टैक और क्यू में कुछ खास है नहीं, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट में जो हो गया इसी का स्पेशलाइज्ड केस है स्टैक और क्यू, तो उसमें ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा। जो थोड़ा बहुत समय लगेगा वो ट्री में लगेगा और फिर ग्राफ में लगेगा, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ हम दिखाना चाह रहे थे, एक हम क्वेश्चन मेरे पास एक आया है एक स्टूडेंट का
उसको हम दिखाते हैं। डाटा स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का। वो अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी का नहीं है, बाहर की यूनिवर्सिटी का है। मतलब कैसे वो लोग को असाइनमेंट मिलता है, उस असाइनमेंट का फॉर्मेट क्या रहता है, उस फॉर्मेट को हम दिखाना चाह रहे हैं। कितना क्लियर कट उसमें लिखा रहता है कि कैसे काम करना है। उस असाइनमेंट को अगर मन हो तो बना कर देख भी सकते हो। ये है डाटा स्ट्रक्चर मिनी 1। दिख रहा है बोला। ये डीएस का जो है ना एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट है किसी स्टूडेंट का, जिसको हम पढ़ाते हैं, वो C++ पढ़ रहा है हमसे। वो अभी मतलब उसका C चल रहा है, तो उसका जो यूनिवर्सिटी वहाँ का है उसमें मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इन इंफॉर्मेशन अबाउट सॉन्ग्स एंड स्टोर द आर्टिस्ट एंड टाइटल इन एन एरे ऑफ स्ट्रक्ट टू बी डिस्प्लेड। मतलब करना ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें दो कंपोनेंट होगा, एक होगा आर्टिस्ट के लिए, दूसरा होगा टाइटल के लिए। तो किसी भी सॉन्ग में जो है ना दो चीज़ होता है, उस सॉन्ग का आर्टिस्ट कौन है, सॉन्ग का टाइटल क्या है। तो बेसिकली ये सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हो गया स्ट्रक्चर हो गया। उस स्ट्रक्चर टाइप का बनाना है एक एरे, ठीक है। अब उसमें जो है ना मैलोक यूज़ करना है। वो यहाँ लिखा हुआ है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज यूज टू स्टोर द स्ट्रिंग इन द स्ट्रक्ट। इनपुट में क्या आना चाहिए, द यूजर विल इनपुट 10 पेयर्स ऑफ सी स्टाइल नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग अबाउट सॉन्ग, ठीक है। द फर्स्ट स्ट्रिंग विल कंटेन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, द सेकेंड स्ट्रिंग विल कंटेन द टाइटल ऑफ द सॉन्ग। एज ऑलवेज प्रॉम्प्ट द यूजर बिफोर गेटिंग द इनपुट, एज्यूमिंग द इनपुट स्ट्रिंग विल बी लेस देन 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। अतः उसके बाद फिर ये हिंट दिया हुआ है कि डाटा स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है। तो जो स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाएंगे उसका नाम देना है सॉन्ग इन्फो। उसमें दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो है पॉइंटर होगा और दूसरा कंपोनेंट भी पॉइंटर होगा। तो पहला पॉइंटर जो होगा वो आर्टिस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करेगा, और दूसरा पॉइंटर जो होगा वो टाइटल का जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो स्टोर करेगा। तब क्या करना है ना कि स्ट्रक्चर के अंदर का जो पॉइंटर है ना, उस पॉइंटर में मेमोरी एलोकेट करना है यूजिंग मैलोक फंक्शन। जैसे हम लोग अभी जो कोड लिखते हैं उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट नाम के पॉइंटर में मैलोक करते हैं, या लास्ट नाम के पॉइंटर में मैलोक करते हैं, या नोड नाम के पॉइंटर में मैलोक करते हैं। तो हमारा ये जो नोड नाम का पॉइंटर है वो स्ट्रक्चर के अंदर का कंपोनेंट नहीं है, वो स्ट्रक्चर के बाहर कंपोनेंट है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस ये हो रहा है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉइंटर है ना, उस पॉइंटर में मैलोक का यूज़ करके मेमोरी एलोकेट करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि बोथ पॉइंटर्स मस्ट बी सेट अप बाय यूजिंग मैलोक वंस यू नो हाउ लॉन्ग ईच स्ट्रिंग इज। मतलब यूजर्स इनपुट लेने के बाद पहले काउंट कर लेना है कि कितना कैरेक्टर हमारे पास आया आर्टिस्ट के नाम में, कितना कैरेक्टर आया हमारे पास टाइटल में। जितना कैरेक्टर रन टाइम में आया उसके हिसाब से उसमें एक ऐड करते हुए क्या करना है कि मैलोक कर लेना है। वो यहाँ लिखा हुआ है कि फेलिंग टू यूज मैलोक विल रिजल्ट इन ए मार्क्स ऑफ 0। डोंट फॉरगेट टू ऐड 1 टू द लेंथ फॉर द नल टर्मिनेशन। एक एक्स्ट्रा लेना है नल को टर्मिनेट करने के लिए। डिफाइन सॉन्ग इन्फो बिफोर एनी ऑफ योर फंक्शन। जितना फंक्शन डिफाइन करेंगे ना उसके पहले इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेना है। दिस डज नॉट वायलेट द बैनिंग ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स सिंस दीज आर डेटा टाइप्स नॉट वेरिएबल्स। तब फिर ये डिफाइन किया हुआ है कि मेन फंक्शन में कैसे काम करना है कि इन द मेन डिक्लेयर एन एरे वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट सॉन्ग इन्फो ऑफ साइज 10 व्हेन द फंक्शन सॉन्ग गेट सॉन्ग इन्फो राइट ए फंक्शन। फिर फंक्शन डिफाइन करना, मतलब हर चीज़ के बारे में जो है ना पूरा क्लियर कट है कि दो फंक्शन होना चाहिए। एक फंक्शन का नाम और गेट सॉन्ग इन्फो, उसमें क्या काम करना है एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम है प्रिंट सॉन्ग इन्फो, इसमें क्या काम करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। और बाकी उसके अलावा क्या क्या हमारे पास एडिशनल रिक्वायरमेंट है ना, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं कि आज जो PDF फाइल बनाएंगे या उस PDF फाइल के अलावे हम क्या करेंगे कि इस HTML के फाइल को भी जो है ना व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देंगे। अगर टाइम मिलता है तो क्या करना कि उसको भी बना के देखना इस प्रोग्राम पर ये बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। क्योंकि अभी जितना हम लोग यहाँ पढ़े हैं स्ट्रक्चर वगैरह या मैलोक या पॉइंटर, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये असाइनमेंट है, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो और वहाँ जो पढ़ाया जाता है वो सब कंसेप्ट वही है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट को जो मिलता है मटेरियल या उसको जो असाइनमेंट वगैरह मिलता है उसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन काफ़ी मतलब कि
मतलब बढ़िया होता है। क्लियर कट सब कुछ लिखा रहता है कि कहाँ पे कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। एक एक चीज़ पे जो है ध्यान दिया जाता है कि कोड जो राइट कर रहे हैं उसमें कितना स्ट्रक्चर है, उसमें कितना वेरिएबल है, कितना फंक्शन है, कमेंट है कि नहीं है, कहीं तो ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं किया हुआ है, लॉट ऑफ थिंग्स। वो सारी चीज़ को वो केयर लेकर के तब फिर उसको काम करता है। तो जस्ट एक प्रैक्टिस करने के लिए आज व्हाट्सएप वाले ग्रुप में क्या करेंगे कि पीडीएफ को रिप्लेस कर देंगे और पीडीएफ रिप्लेस करने के अलावा इस फाइल को रिप्लेस कर देंगे। अब तब हम जो जो मतलब जो टास्क दिए हैं उसको बनाना है ही, इसको भी 1 या 2 दिन में बना करके देख लेना कि ये बनता है या नहीं बनता है। बन ही जाना चाहिए, नहीं बनने का इसमें कोई खास नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं है। एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर का जो पॉइंटर है ना, उस पॉइंटर में मैलॉक करना है, बाहर वाले पॉइंटर में मैलॉक नहीं करना है। इतना ही एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो डिफरेंस जो है बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, उसको आराम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और इतना ही रहने देते हैं। कल का हम मैसेज कर देंगे, मैक्सिमम चांस है कल क्लास होगा ही, लेकिन डिपार्टमेंट से आने में अगर लेट अगर हो गया किसी कारण से, ठीक है। ऐसे प्लान हम रहा है कि सुबह जाएंगे और फिर 10-11 बजे तक लौट के आ जाएंगे, लेकिन बाय द वे अगर आते आते अगर 12-1 अगर बज गया तो फिर कल हम मैसेज कर देंगे कि कल नहीं हो पाएगा, और टाइम से अगर लौट के अगर आ गए तो फिर क्लास हो जाएगा कल। ठीक है, तब फिर मिलते हैं कल।